नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें सामने आई जो राम भक्तों को सुकून देने वाली है। अयोध्या में 24 घंटे चल रहा है राम मंदिर का निर्माण। 24 घंटे में 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। 2024 तक राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट पर आरोपों के बावजूद भी निर्माण पर कोई असर नहीं। बरसात में भी त्रिपाल डालकर काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है जो 24 घंटे लगातार बदस्तूर जारी है। बीजेपी 2022 चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लखनऊ में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री राम नरेंद्र अग्निहोत्री ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते कहा कि 2017 में अधिक बहुमत के साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार से कैबिनेट मंत्री रामनेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा सवाल इस बात का है, आप संघर्ष भी कर रहे हैं, बीएल संतोष दौरा कर रहे हैं, राधा मोहन जी हैं यहाँ पे, जितिन प्रसाद जैसे लोग उत्तर प्रदेश में आपकी मजबूती के लिए आ रहे हैं और शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे जितिन प्रसाद कितना फायदेमंद हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? और दूसरा सवाल इस बात का कि जो कोविड काल में सरकार के कामकाज रहे हैं, जो विपक्ष हमलावर है, उसमें क्या कहेंगे आप? जितिन प्रसाद जी कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना जनाधार है, केवल शाहजहांपुर में नहीं पूरे प्रदेश में है और उनके आने से, उनके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा और फिर हम के प्रदेश में भारी बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश से आबकारी मंत्री कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री साफ कहा है कि 2022 की उत्तर कथा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिखी जा रही है। बीएल संतोष के दौरे हों या केंद्र से और लोगों के दौरे हों, ये साफ है कि 7-8 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और यही कारण है कि बीएल संतोष भाजपा कार्यालय में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं से लगातार भेंट कर रहे हैं और कहीं भी 2022 की जो उत्तर कथा लिखनी है, जो चुनाव जीतना है, उसमें कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सारी प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। दूसरी अहम बात यह है जो मंत्री द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, अपराध, कानून की व्यवस्था और जो इन्वेस्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो आज का व्यापारी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, ये तमाम चीज़ें जो उपलब्धियां हैं वो कहीं न कहीं जनता को ये मजबूर करेंगी 2022 में बीजेपी की सरकार बनाने में। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर हालांकि बड़ी बेबाकी से मंत्री जी ने दिया है। तो 2022 का चुनाव है, अब उसमें क्या होने वाला है, कितनी तैयारियां बीजेपी की हैं, कितनी तैयारियां विपक्ष की हैं, वो सारी तस्वीरें जरूर सामने आएंगी। लेकिन बीएल संतोष के दौरे से ये साफ है कि 2022 की उत्तर कथा जरूर लिखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उनके सेवा विस्तार के इनकार के बाद अब नए डीजीपी की तलाश के लिए मंथन एक बार फिर शुरू हो गया है। नए डीजीपी का चयन हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है। इस पूरे मामले में देखिए हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। कौन होगा उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी? हितेश चंद्र अवस्थी जून में हो रहे रिटायर और सेवा विस्तार से कर दिया है उन्होंने इनकार। उनका साफ कहना है कि नहीं चाहिए उनको सेवा विस्तार। तो अब कौन बनेगा, सीनियरिटी या फिर मेरिट? प्रतिनियुक्ति से कोई लौटेगा केंद्र से या वही डीजीपी बनेगा जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है तैनात? सवाल कई है क्योंकि 2022 में चुनाव है, जातीय समीकरण साधा जाएगा या साधा जाएगा क्षेत्रीय समीकरण, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन 9 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको पहला नाम, नासिर कमाल 1986 बैच के अफसर हैं, प्रतिनियुक्ति में केंद्र पर तैनात हैं, लेकिन उनके नाम को लेकर संशय है। लेकिन सबसे आगे हैं वो क्योंकि सीनियरिटी में सबसे टॉप। दूसरा नाम आता है मुकुल गोयल, 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका नाता है। तो क्या जातीय समीकरण या क्षेत्रीय समीकरण पर फिट बैठेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सपा शासनकाल में वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उसकी वजह से लग रहा है कि शायद उनका नाम ना लिया जाए। और तीसरे नंबर पे आते हैं आरपी सिंह,
क्यों इस वक्त DG EOW है, SIT की जांच भी उनके पास है। बीते 2 सालों में जो EOW या SIT जो कि एक तरीके से कोई काम नहीं कर रही थी, उनको उन्होंने पुनर्जीवित किया है। 87 बैच के हैं, लेकिन क्या वो बनेंगे DGP? चर्चा उनकी भी है। अगर हम बात करें आनंद कुमार की, DG जेल हैं और इसी सरकार में वो ADG लॉ एंड ऑर्डर थे और उन्होंने बखूबी अपने काम को सौंपा था। साथ में ये कहा जाता है कि जेल जो बदनाम थी उसको काफी दुरुस्त किया, लेकिन उनका रिटायरमेंट 2024 में है, काफी समय उनके पास है, इसलिए दौड़ में है वो सबसे पीछे। तो अब देखना यह है कि ये वो नाम है, लेकिन एक नाम और आता है यहाँ पर विश्वजीत महापात्रा का। 1987 बैच में है, 4थे नंबर पे उनका नाम चल रहा है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि सरकार बनने के बाद उन्हें वाराणसी जोन का ADG बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में CM उनसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए उनकी दावेदारी काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है। जुलाई 2022 में उनका रिटायरमेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे GL मीणा यानी गोपाल लाल मीणा की। इनकी बात की जाए तो 2023 में इनका रिटायरमेंट है, लेकिन सरकार इनसे भी नाराज़ है, CM इनसे भी नाराज़ हैं कि और उनको DG होमगार्ड पद से हटाया भी गया था। RK विश्वकर्मा टेक्नो सेवी हैं, इनके बारे में तमाम बातें कही जाती है। 112 की बात की जाए जो यूपी प्रोजेक्ट था, उसको बाखूबी ज़मीन पर उतारने के लिए इनका योगदान सबको याद है, इसलिए उनका टॉप 5 ऑफिसर्स में इनका शुमार है। मई 2023 में इनका रिटायरमेंट है। 1988 बैच के हैं, तेज तर्रार हैं, टेक्नो सेवी है। तो ये चंद नाम है जिन पर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि 2022 का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में देखना होगा कि मेरिट होता है या फिर राजनीतिक समीकरण केंद्र से आता है या फिर यूपी में तैनात कोई अफसर बनता है नया DGP। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबको है इंतजार। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जहां एक तरफ अस्पताल रोगियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं, तो वहीं अगर इन अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित तरीके से न किया जाए तो ये संक्रामक रोग फैलाने के लिए एक बड़ा कारण बन सकते हैं। बरेली में 7 ऐसे अस्पतालों को नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नोटिस किया गया, जिन्होंने जैव चिकित्सीय अवशेष को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर नगर निगम की गाड़ी में भेज दिया था। अब महापौर उमेश गौतम द्वारा ऐसे अस्पतालों की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बीमार पड़ने पर जहां एक और अस्पताल रोगी को अच्छे स्वास्थ्य को देने का काम करते हैं, वहीं अगर अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित रूप से निस्तारण न किया जाए तो ये बड़ा संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं। बरेली में 7 ऐसे अस्पतालों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने अपने बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर नगर निगम में भेज दिया था। आपको बता दें कि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए शासन द्वारा एक पूरी तरह से गाइडलाइन है, जो NGT द्वारा भी स्वीकृत है, और इन अस्पतालों को उसका पूरी तरह से पालन करना होता है। चाहे वो क्लिनिक हो, पैथोलॉजी हो, छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल, इन सभी को लाइसेंस मिलने से पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि वो सभी अपने जैव चिकित्सीय अवशेष यानी बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित तरीके से करेंगे। शहर में एक नोडल एजेंसी होती है जो इस बायोमेडिकल वेस्ट को जलाने का काम करती है, और उसको अस्पताल से कलेक्ट करके प्लांट तक ले जाने के लिए भी एक पर्याप्त प्रोटोकॉल होता है। बरेली में 7 अस्पतालों को नोटिस मिलने के बाद अब बाकी अस्पतालों को भी हड़कंप मचा हुआ है, और मेयर ने ये दावा किया है कि अगर कुछ अस्पताल ऐसे पाए जाते हैं जो बायोमेडिकल के वेस्ट के निस्तारण में लापरवाही कर रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में हमने देखा था कि PPE किट, मास्क और तमाम ऐसी चीज़ें जो मरीजों के संपर्क में आती हैं, उनके निस्तारण में लापरवाही देखी गई थी। अब ऐसे में जब पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है, ऐसे में अगर अस्पताल इस तरह की गंभीर चूक करेंगे तो निश्चित रूप से जो संक्रामक रोग हैं वो पहले से अधिक बढ़ पाएंगे, और सरकार को इस दिशा में समुचित दिशा निर्देश के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी करने की आवश्यकता है। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता। बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि वो कचरा जो किसी मरीज के संपर्क में आने से बनता है, उसको निस्तारण करने के लिए शासन द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी निगरानी NGT द्वारा भी की जाती है। चिन्हित की गई एजेंसी बायोमेडिकल वेस्ट को अस्पतालों से बंद गाड़ी में एकत्र करती है और फिर उसे प्लांट में ले जाकर उसे जलाया जाता है। इसके एवज में प्रति बेड के हिसाब से अस्पतालों से एजेंसियां चार्ज भी लेती है, चाहे पैथोलॉजी हो या फिर क्लिनिक, छोटा अस्पताल हो या फिर बड़ा अस्पताल, सभी को इसी तरह बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसी शर्त पर उसका लाइसेंस भी मंजूर किया जाता है।
बायोमेडिकल वेस्ट को जनित कचरे में फेंकना ये सबसे बड़ा अपराध है। ये लगातार शिकायतें आती थी कि कचरे में बायोमेडिकल वेस्ट भेज दिया जाता है, जबकि बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने के लिए एक कंपनी निर्धारित है नगर निगम के द्वारा, और उसी को सभी अस्पतालों को अपना कचरा बायोमेडिकल वेस्ट का देना होता है। लेकिन 8 अस्पतालों द्वारा लगातार कचरे में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा था। उनको चिन्हित किया गया और चिन्हांकन करने के बाद उनको नोटिस जारी कर दिया है। उन पर 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट उसे कहते हैं जो अस्पतालों से कूड़ा निकलता है जिससे कि मरीज का कोई ना कोई कांटेक्ट आया हो, चाहे वो पट्टी के संबंध में हो, चाहे ऑपरेशन से संबंधित हो, चाहे वो खून से संबंधित हो, चाहे पथ से संबंधित हो, इत्यादि इत्यादि। रही बात कितने अस्पतालों का अनुबंध है, तो एक प्रावधान है कि रजिस्ट्रेशन होता है अस्पताल का या किसी भी मेडिकल प्रतिष्ठान का। रजिस्ट्रेशन तभी मिलता है जब उसका पॉल्यूशन बोर्ड से और बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी से अनुबंध हो, उसके बिना नहीं मिलता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली के जितने भी सदस्य डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण है। बायोमेडिकल वेस्ट वालों से भी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी उनका रजिस्ट्रेशन है, उनका अनुबंध है, और सीएमओ रजिस्ट्रेशन भी सबका पूर्ण है। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसका कि बायोमेडिकल वेस्ट में या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में या सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन ना हो। इसमें तो ऐसा है कि जैसे हम लोग आप कह रहे हो कि बायोमेडिकल वेस्ट के संबंध में, तो इसके लिए जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 है, उसके अंतर्गत ये प्राविधान है कि जो भी अस्पताल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके यहाँ से जो भी हमारा वेस्ट निकलेगा उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। तो उसके लिए यही व्यवस्था है कि यहाँ पे जो है 2 फैसिलिटी इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। एक तो बरेली में जो है मिसेस निवराड करके है, और दूसरी जो है एसपी ग्रीन करके जो है शाहजहाँपुर में स्थापित है। उनके द्वारा जो है संबंधित एचसीएफ और हॉस्पिटल से जो है एग्रीमेंट किया जा रहा है और जो है किया गया है, और उनके जो भी जीव चिकित्सा अपशिष्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज या अस्पताल से जनित होता है उसको वो लोग जो स्पेसिफाइड कलेक्शन की जो प्रोसेस है जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अनुसार उसको कलेक्ट करते हैं और अपने यहाँ डिस्पोज करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट से कोरोना वायरस का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पीपीई किट और मास्क को कहां डिस्पोज किया जाता है, क्या उन्हें दोबारा यूज किया जाता है और किस सेंटर पर ये वेस्ट डिस्पोज होता है, इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन ने पड़ताल की। बायोमेडिकल वेस्ट की अगर हम बात करें तो जो ये एक वेस्ट है इसने कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है उसको ज़रूर बढ़ाया है। बात करें अगर हम पीपीई किट की और जो मेडिकेटेड मास्क होते हैं वो 24 आवर्स उसकी लाइफ होती है, लेकिन अगर हम बात करें लोगों की तो वो उसको इस तरीके से फेंक देते हैं और ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि उसको रीयूज़ किया जाता है जिससे संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बैठने के डर होते हैं। इसी सिलसिले में तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर आयुक्त अजय जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको डिस्पोज कहाँ किया जाता है, क्योंकि सड़कों पे हम देखते हैं तमाम मास्क और पीपीई किट यूज पड़े रहते हैं, तो अगर हम इसके डिस्पोजल की बात करें तो उसको यहाँ पर कहाँ कर रहे हैं? देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मेनली हॉस्पिटल से जो है निकलता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन पॉइंट होता है उसमें जो भी डॉक्टर्स या पेशेंट जो हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं या जो ट्रीट करते हैं उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मानते हैं, और उसको बेसिकली उसका दर्जे उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। इसके अंतर्गत उस वेस्ट को जो है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है। रायबरेली रोड पे मोहनलालगंज तहसील में ये प्लांट है। इट्स ए प्राइवेटली ऑपरेटेड प्लांट जिसके यूजर चार्जेस जो है पे करने होते हैं कंसर्न एजेंसी को, तो वहाँ पे ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट जो है प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। सर, लेकिन लोगों को ये अवेयर कराना भी बहुत ज़रूरी है कि मास्क को कट करके फेंकें और पीपीई किट को भी डिस्ट्रॉय करें, लेकिन हम देखते हैं सड़कों पर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अगर हम नगर निगम की तरफ से बात करें तो उन्होंने क्या पहल की है? क्या इसके लिए अलग गार्बेज सिस्टम बना रखा है जहाँ पर वो उसमें डालें और डिस्पोजल वाले वहीं से डायरेक्ट उसे कलेक्ट कर लें? देखिए, इसमें जो कंटेनमेंट पॉइंट्स थे या कंटेनमेंट जोन थे जहाँ पे इन्फेक्शन था, तो ऐसे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट था उसको
उसमें ना सिर्फ पीपीई किट और मास्क, बाकी अन्य वेस्ट भी को भी जो है बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। और उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट जो है व्हीकल्स और मैन पावर लगाया गया था और उस पूरे वेस्ट को सीधा जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है उस पर भेजा जाता था। तो ये अरेंजमेंट जो है नगर निगम की तरफ से किया गया था। इसके अलावा जो क्रेमेटोरियम है जहाँ पे इन्फेक्टेड बॉडीज़ आती हैं, वहाँ पे भी ये अरेंजमेंट किया गया है कि वहाँ पे जो स्टाफ काम करता है उनकी भी जो पीपीई किट, ग्लव्स या इस तरीके की चीज़ें हैं उनको हम जो है उसको प्रॉपरली जो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है वहाँ पे बेचते थे। सर, एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि कोरोना की अब थर्ड वेव भी आने वाली है, सितंबर को कहीं ना कहीं वो हिट कर सकती है, ऐसे एम्स के डायरेक्टर भी बोल रहे हैं। तो नगर निगम की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से उन्होंने अपने सारे इंतजामात कर दिए हैं। आप लोगों के डिपार्टमेंट में अगर इसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ मेजर्स लिए हैं? देखिए, कोविड से रिलेटेड जो नगर निगम के दायित्व हैं उसमें मूल रूप से साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य होता है, जो हम ऑलरेडी उसके लिए जो है इक्विप्ड हैं। सैनिटाइजेशन के लिए जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थे वो 30 थे, जिसकी संख्या अब हमने बढ़ा के लगभग 100 तक जो है पहुंच गई है। इस बार हमने जो है कुछ व्हीकल रेंट पर या अन्य विभागों से लिए थे। इस बार हमारी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी 100 व्हीकल्स की। हैंडहेल्ड मशीनों की संख्या भी 100 से लेकर 700 तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार से जो बैरिकेडिंग इत्यादि या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो लगाने होते हैं वो सभी मतलब देयर इन प्लेस। अगर इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम उससे जो है तैयार हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो बायोमेडिकल वेस्ट से जो खतरा था, फिलहाल उसका जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं कि उसको डिस्पोज प्रॉपर किया जा रहा है। और सबसे अहम बात जो नगर आयुक्त अजय जी ने हमें बताई है कि फिलहाल नगर निगम भी अब तीसरी वेव जो हिट करने वाली है आने वाले समय में उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।